सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी दृष्टिकोण का सारांश आज हम पढ़ेंगे। वह इस प्रकार है। निर्मला एक बहुत ही सरल और भली महिला थी। पढ़ी लिखी थी और गीत भी मधुर आवाज में गाती थी। अंग्रेजी से मैट्रिक पास की होगी। हिंदी साहित्य जगत में उसकी अपनी पहचान थी। वह जैसी सरल और भली महिला थी, वैसा ही दूसरों के बारे में भी सोचती थी। कभी कोई बुरा करता तो सोचती जानबूझकर नहीं किया होगा, इरादा गलत नहीं होगा। इतना ही नहीं, पापियों को भी माफ कर देती। किसी को गलत काम करते देखने पर उसे डांटना बुरा लगता। बुरा भला कहने के स्थान पर बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करती। अपने नौकर चाकरों के प्रति बहुत ही दया रखती थी और नरम स्वभाव में उनसे बात करती थी। हर गलती के लिए उसके पास से लोगों को माफी ही मिलती थी। इस घटना से निर्मला के चरित्र का पता लगता है कि एक बार उसके घर की कहारिन मतलब पानी भरने वाली महिला ने तेल चुराकर पत्थर की आड़ में रख दिया था और सोचा होगा जब जाऊंगी तो ले जाऊंगी। लेकिन उसके पहले ही निर्मला के पति रमाकांत वहां पहुंच गए और तेल देखते ही निर्मला से पूछा, निर्मला, यह तेल यहाँ क्यों रखा है? निर्मला ने कहारिन के चेहरे के भाव देखे। एक्सप्रेशन देखकर वह समझ गई कि यह काम इसी का किया है। तभी निर्मला ने कहा, हाँ, मैंने ही रखा था, भूल गई उठाना। पति के जाने के बाद निर्मला ने दुगना तेल उस कटोरे में डालकर कहारिन को देकर कहा कि किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लिया करो, मैंने तो कभी मना नहीं किया। यह रास्ता डांट फटकार से कहीं अधिक प्रभावशाली था। निर्मला के पति रमाकांत का स्वभाव भी निर्मला से बिल्कुल उल्टा था। वे डबल MA पढ़े लिखे थे, कॉलेज में प्रोफेसर और साहित्यकार थे, देशभक्त, चरित्रवान और उदार सज्जन पुरुष थे। निर्मला और रमाकांत दोनों ही नेक दिल अच्छे इंसान थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। दोनों अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण अलग अलग था। रमाकांत कभी किसी पर विश्वास नहीं कर पाते थे। पापियों को तो वे घृणा की दृष्टि से देखते थे। हाँ, निकट संबंधियों की सहायता करते थे। इस तरह निर्मला और रमाकांत की जोड़ी बहुत ही अच्छी थी। जो भी देखता बहुत ईर्ष्या महसूस करता। दोनों में अच्छे गुणों का भंडार था, फिर भी दोनों में समानता नहीं थी। दुनिया वाले उनके संबंध देखकर जलते थे। रमाकांत सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन सज्जनता के कायल नहीं थे। दिन भर का काम निपटाकर निर्मला घूमने जाती। निर्मला की सास को यह बिल्कुल भी अच्छा न लगता। बेटे से शिकायत करती तो वे कह देते इसमें बुराई क्या है, जिसके कारण सास निर्मला को कुत्ते बिल्ली के बहाने से उलाहने देती। लेकिन निर्मला तो बस सब कुछ अनसुनी करती जाती और खुश। एक दिन रमाकांत कॉलेज से लौटे तो उन्होंने निर्मला से कहा, आज तो गजब हो गया निर्मला। निर्मला ने भी जल्दी से जानने के लिए चहक कर पूछा, क्या हुआ? रमाकांत ने कहा, तुम्हारी बिट्टन को किसी का गर्भ ठहर गया है, 4-5 महीने का है, इसलिए उसे घर से निकाल दिया। सड़क पर बैठी रो रही है। उसका तो मैके में शायद कोई है नहीं। यह सुनते ही निर्मला का मन पसीज गया, क्योंकि बिट्टन एक बाल विधवा थी, जन्म से ही दुखी थी। इसलिए निर्मला उससे हमेशा प्रेम और आदर का भाव रखती थी। इतना सुनते ही बिट्टन को घर ले आने की जिद करने लगी, जबकि पति और सास लगातार मना कर रहे थे। यहाँ हम देखते हैं कि निर्मला और रमाकांत दोनों ही अच्छे और भले व्यक्ति हैं, लेकिन दृष्टिकोण का फर्क है। निर्मला की सास के साथ इस विषय को लेकर अच्छी खासी बहस हो गई। निर्मला ने यहाँ तक पूछ लिया कि क्या मेरा इस घर में थोड़ा भी अधिकार नहीं कि मैं किसी को घर में बुला लाऊं? और इस बात पर नाराज होकर रमाकांत ने निर्मला को 3-4 चांटे मार दिए और पश्चाताप में अपने कमरे में जाकर बंद करके सो गए। यह सब होने के बाद तकरीबन 1 घंटे बाद बिट्टन निर्मला के पास आई कि शायद यही मेरे लिए कुछ करे। किसी ने तो कुछ किया नहीं। बिट्टन को देखते ही सास चिल्ला पड़ी कि इस तरफ न आना। निर्मला ने सुनकर कहा, बहन उधर ही रुको,
मैं तुम्हारे पास आती हूँ। वहां पहुंचकर निर्मला ने बिट्टन से कहा कि मैं मजबूर हूँ, तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती, और दोनों गले लगकर रोती रही। फिर निर्मला ने कहा, यह मेरा पत्र पकड़ो और मेरे भैया ललित मोहन के पास जाना, वे सारी व्यवस्था कर देंगे, और ऐसी हालत में पैदल मत जाओ। यह पैसे पकड़ो और तांगे में बैठकर जाना, और याद रखना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान भला करते हैं। निर्मला ने बिट्टन को 10 रुपए दिए और वह चली गई। सुबह रमाकांत की नींद खुली तो वे चाह रहे थे कि अपनी इस हरकत के लिए निर्मला से जल्दी से माफ़ी मांग लें, लेकिन निर्मला ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। निर्मला ने अपने चेहरे पर दुख की एक रेखा भी नहीं खींचने दी, किंतु रमाकांत निर्मला से माफ़ी मांगने के लिए बहुत परेशान थे। निर्मला अपने रोज के काम में पैसे ही लग गई, जैसे पहले करती थी करती रही। फर्क इतना आ गया था कि अब तक उसमें मालकिन वाली बात थी, किंतु अब वह नहीं रही। वह अपने आप को घर के अन्य नौकरों की तरह समझ रही थी, क्योंकि सास और पति दोनों ने निर्मला के अधिकार को खारिज कर दिया था। वह अपने को उन्हीं नौकरों में से एक गिन रही थी कि जो काम के लिए घर में तो हैं, लेकिन अधिकार नहीं है। इस दृष्टिकोण ने निर्मला का जीवन बदल दिया, लेकिन उसका भलापन वैसा ही। यहाँ हम देखते हैं कि दृष्टिकोण कहानी का सारांश पूरा होता है। अब हम विशेषता की ओर बढ़ते हैं। विशेषता इस प्रकार है कि निर्मला और उसके पति स्वभाव और चरित्र से महान तो थे, लेकिन रमाकांत के जीवन के प्रति दृष्टिकोण में विशेष अंतर था। वे अपने रिश्तेदारों के प्रति सहानुभूति रखते थे, लेकिन दूसरों के प्रति उनका कोई विचार न था। जबकि निर्मला धरती के हर जीव के लिए समान प्यार, स्नेह और सम्मान रखती है। हमें भी अपना दृष्टिकोण साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे वास्तविकता का पता तो चले और सच्चाई का सामना करने की योग्यता भी आए। जैसे निर्मला में थी, उसे परिवारजनों ने घर में अधिकार नहीं दिया, लेकिन अपने दृष्टिकोण के कारण उसने कई दिलों को अपने अधिकार में ले लिया होगा। जैसे बिट्टन निश्चित ही निर्मला से जन्म जन्मांतर प्रेम और आदर भाव रखेगी। तो यहाँ पर इस कहानी का सारांश और विशेषता दोनों पूरी होती है। और हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं छात्रों आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अन्य वीडियो अपलोड की जाए, हमें अन्य पाठ्य सामग्री चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के लिए कुछ करने में, और इस बात की भी खुशी होती है कि मेरा किया हुआ कार्य आप लोगों के काम आ रहा है। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। अब हम पाठ्य सामग्री के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रश्न होता है आपके प्रश्न पत्र में, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपको पूरी किताब में से, टेक्स्ट बुक में से, सारे लेसन में से एक एक प्रश्न लेकर 10 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसका उत्तर आपको एक शब्द या वाक्य में लिखना होता है, और हर प्रश्न के लिए 1 अंक होता है। तो इस पाठ पर आधारित कुछ संभावित प्रश्न मैंने यहाँ उत्तर के साथ दिए हैं, जिसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, और ये प्रश्न और इन प्रश्नों के उत्तर आपको सारांश लिखने में भी सहायक होंगे। और उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, जिसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक ही प्रश्न तैयार किया है। पूरे प्रश्न पत्र में आपको पूरी किताब में से, हर पाठ में से कोई 3 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 के उत्तर लिखना होंगे, और वे दोनों प्रश्न 7-7 अंक के लिए होंगे, अर्थात 14 अंक के लिए 14 मार्क्स के लिए दूसरा प्रश्न आएगा। उसका फॉर्मेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार लिखा जाएगा, और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप इस फॉर्मेट का अनुसरण करें। और तीसरा प्रश्न होता है, कहानी का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो आप वीडियो के पहले भाग का उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद आता है चौथा प्रश्न, टिप्पणी लिखिए, जिसे आपको 2 में से 1 प्रश्न करना होता है, और एक प्रश्न 5 अंक के लिए होता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यह टिप्पणी का फॉर्मेट भी यहाँ पर दिया हुआ है कि किस प्रकार से टिप्पणी लिखी जाती है। इसमें सबसे पहले शीर्षक लिखा जाता है कि आप 2 में से कौन सा एक
विषय या शीर्षक पर टिप्पणी लिख रहे हैं और उस शीर्षक का परिचय दिया जाता है कि यह शीर्षक हमारी पाठ्य पुस्तक, आप पुस्तक का नाम लिखेंगे, उस कहानी का नाम लिखेंगे और लेखक का नाम लिखेंगे तथा उस शीर्षक के बारे में एक सेंटेंस लिखेंगे कि वह क्या है और उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में आप उस पाठ में उस शीर्षक के बारे में जो कुछ भी दिया गया है उसे आप टिप्पणी के रूप में 8 से 9 लाइन में उत्तर लिखेंगे, क्योंकि यह केवल 5 मार्क्स के लिए होता है। किसी किसी पाठ में हम देखते हैं कि किसी शीर्षक के विषय में बहुत कुछ दिया होता है जिसे हम 2 पेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अंक का ध्यान रखकर उत्तर लिखना है कि 5 अंक के लिए हमें कितना लिखना चाहिए। तो इस प्रकार आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी तरह से आ जाएगा और आप पूरा प्रश्न आसानी से समय में ही पूरा कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ आपको यह वीडियो जरूर उपयोगी होगी, सहायक होगी। धन्यवाद।